आज हम बात करेंगे कौन से अकाउंट के बारे में, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या होता है, टू रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड ऑल पेमेंट्स। मतलब जितना भी पैसा आपके पास आया और जितना भी पैसा गया, आपने उसका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, आई एम मेकिंग अ फॉर्मेट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये पूरे साल का एक ही बार बनता है, साल के एंड पर। याद रहे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पूरे साल का एक ही बार बनता है, साल के एंड पर। लेट से मैं डेट डालू 31 मार्च 2021, इसका मतलब 2020-21 का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है हमें। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सारी रिसीट्स को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और सारी पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, यहां उनके अमाउंट आ जाएंगे। अब देखिए, आप यहाँ डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सबसे पहले यहां पर आता है टू बैलेंस बीडी, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। पैसा देने के लिए पैसा होना तो चाहिए ना, तो पैसा हमारे पास किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, कैश फॉर्म में, बैंक बैलेंसेस एंड एक और चीज, फिक्स्ड डिपॉजिट। राइट, ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। उसके बाद पूरे साल में कहां कहां से हमारे पास कितना पैसा आया, टू ऑल रिसीट्स। और ये रिसीट्स कैसे पता रिकॉर्ड करनी है हमने, हेड वाइज। हेड वाइज मतलब पूरे साल में डोनेशंस कितने आए। लेट से पूरे साल में थोड़े थोड़े अमाउंट बहुत बार आए, तो हमने यहां लिखना है टोटल कितना डोनेशन है। लेट से 2 लाख रुपए डोनेशन आया पूरे साल में। ठीक है, पूरे साल में हमारे मेंबर्स ने कितनी फीस सबमिट कराई टोटल, लेट से 10 लाख रुपए पूरे साल में फीस आई। हमने पूरे साल में लॉकर रेंट कितना अर्न करा। कई एनपीओ फैसिलिटी देती है लॉकर्स की, आप अपना कीमती सामान उनके लॉकर्स में रखेंगे और वो ध्यान रखेंगे उस चीज का। लेट से 4 लाख रुपए लॉकर का रेंट आया। कई एनपीओ के पास बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, वो उसको किसी भी फंक्शन के लिए किराए पे देती हैं। ठीक है, तो रेंट फ्रॉम ऑडिटोरियम। अब किराया तो आता है, हर एक इवेंट का अलग अलग किराया आता है। हमने यहाँ देखना है पूरे साल में कितना किराया, लेट से 20 लाख रुपए पूरे साल में हमें किराए से इनकम हुई, किराए से किराया आया। ठीक है, तो हमने यहां पर पूरे साल में हेड वाइज कितना कितना पैसा आ रहा है वो लिखना होता है, याद है, हेड वाइज। सिमिलरली बाय ऑल पेमेंट्स। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या लिखना है कि हमारी पेमेंट्स क्या रही। हाँ जी, अब पूरे साल में हमने हेड वाइज कितनी पेमेंट्स करी। आई रिपीट, हमने यहां पे क्या लिखनी है, हेड वाइज पेमेंट्स। अब हेड वाइज पेमेंट्स का मतलब क्या है, हेड वाइज पेमेंट्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में मैंने सैलरी पेमेंट्स कितनी करी। लेट से मैंने 1.5 लाख रुपए पूरे साल में सैलरी दी। पूरे साल में मैंने कुछ स्टेशनरी खरीदी होगी, परचेज ऑफ स्टेशनरी। लेट से पूरे साल में मैंने 60,000 की स्टेशनरी खरीदी। पूरे साल में मैंने मशीन्स खरीदी कुछ, उसकी कितनी पेमेंट करी टोटल। ठीक है, लेट से 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी। तो आपने यहां दिखाना है कि पूरे साल में इन हेड्स पे टोटल कितना खर्चा हुआ है, हेड वाइज। ठीक है, मतलब ये जितने हेड्स हैं वो 1 बाय 1 रिसीट्स में आ जाएंगे और ये जितने हेड्स हैं वो 1 बाय 1 पेमेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 लाख रुपए मेरे पास थे एंड आई हैव रिसीव्ड 8 लाख रुपीज। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 10 लाख। 10 लाख में से मेरे 7 लाख स्पेंड हो चुके हैं। तो अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए, मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए, दैट शुड बी द बैलेंसिंग फिगर। यहां पर मैं अपने क्लोजिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और एफडीज के बैलेंसेस लिख दूंगा और यहां पर मेरा टोटल बैलेंस जो भी आता है दैट शुड बी 3 लाख। इस पे कोई डाउट है। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि कई बार जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है दैट कैन बी शोन ऑन द पेमेंट साइड एज वेल। और ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है हमारा
ये देखो रेड से लिखा मैंने, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, नेगेटिव बैंक बैलेंस। ठीक है, अगर हमारा बैंक का बैलेंस नेगेटिव है तो वो पेमेंट साइड पे अपीयर करेगा, और इस अगर नेगेटिव बैलेंस क्लोजिंग में भी आ रहा है तो वो क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहां अपीयर करेगा, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसे नोट कर लो दीपक, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमें क्या निकालना है, यहां हमने कंपेयर करना है कि भाई हमारी इनकम कितनी है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, और यहां पर इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब है करंट ईयर में हमने कितना पैसा कमाया, प्लस दैट शुड बी ऑफ रेवेन्यू इन नेचर। मतलब हम अपने रूटीन ऑपरेशन से कितना पैसा अर्न कर रहे हैं इस साल में, हमने अर्निंग किस साल की लेनी है, करंट ईयर की लेनी है, और उसको कंपेयर करना है कि करंट ईयर में हमने कितना पैसा खर्च करा, कितने बेनिफिट्स हमने अवेल कर लिए, कितने बेनिफिट्स हमने कंज्यूम कर लिए। दैट शुड ऑल्सो बी रेवेन्यू इन नेचर। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के ही दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज रेवेन्यू, सेकंड इज कैपिटल इन नेचर। रेवेन्यू नेचर क्या होता है, जो रूटीन ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं सैलरीज पे कर रहा हूं एम्प्लॉयज को, मेरा रूटीन नेचर खर्चा है। मैं डेप्रीसिएशन लगा रहा हूं एसेट्स पर, दैट इज माय रूटीन नेचर एक्सपेंस। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा हूं, दैट इज माय रूटीन नेचर एक्सपेंस। मेरे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मैं उन या मैचेस हो रहे हैं, मैं उन पे पैसा लगा रहा हूं, दैट इज माय रूटीन नेचर एक्सपेंस। मैं कोई परचेजिंग कर रहा हूं स्टेशनरी की, दैट इज माय रूटीन नेचर एक्सपेंस। मैं इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स पे कर रहा हूं, वाटर चार्जेस पे कर रहा हूं, दैट इज रूटीन इन नेचर। तो खर्चे क्या होते हैं, कैपिटल नेचर क्या होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना पहले, कैपिटल नेचर जो हमें हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, हो एक बार रहे हैं लेकिन बेनिफिट्स मल्टीपल ईयर्स तक देंगे। लेकिन ये खर्चे कौन से होते हैं, रेवेन्यू नेचर, जो आज हो रहे हैं और इसी साल में ही बेनिफिट्स मिलेंगे, इससे ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और रेवेन्यू इन नेचर इनकम्स कौन सी होती है, जो मेरी रूटीन ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन, कोई भी इंसान जब किसी भी तरीके का बिजनेस करता है तो उसकी इनकम का जो सोर्स है उस कोर ऑपरेशन से, जिस भी तरह का वो बिजनेस करे, फॉर एग्जांपल मैं अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई जितनी इनकम है दैट विल बी इन रेवेन्यू इन नेचर। ओके, मेरी जो रूटीन इनकम सारी दैट विल बी रेवेन्यू नेचर। लेकिन कोई मुझे सपोज मेरा कोई लैंड पड़ा हुआ है और उसको मैं बेच दूं, ठीक है, उससे जो पैसा आ रहा है दैट विल नॉट बी रेवेन्यू इन नेचर। हाँ, जो गेन है, एबनॉर्मल गेन है, वो तो मैं अपने इनकम के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जो पूरा पैसा मैंने कोई लैंड सेल करा उससे पैसा आया, दैट विल नॉट बी एन इनकम फॉर मी। द इनकम विल बी दैट एबनॉर्मल गेन दैट आई हैव अर्नड बाय सेलिंग दैट। ठीक है, तो यहां पर याद रहे कि हमने रूटीन चीजें लेनी है। करंट ईयर में जो भी पैसा हमने कमाया दैट इज रेवेन्यू इन नेचर, और करंट ईयर में जो हमने एक्सपेंसेस किए दैट आल्सो शुड बी रेवेन्यू नेचर। इसके साथ साथ एबनॉर्मल गेन्स भी आप ले सकते हैं इसके अंदर, एबनॉर्मल गेन्स एंड एबनॉर्मल लॉसेस जो इस साल हुए। ठीक है, तो अब आपने कंपेयर करा अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को। ठीक है, इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन है खुश होने वाली, है ना, इसको हम बोलते हैं सरप्लस। हमारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संस्था है, उसको वो सरप्लस के अंदर है। ठीक है, इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा नॉट अर्निंग मोटिव नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है, तो हम इसको सरप्लस का नाम देते हैं। अगर हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से कम है दैट विल लीड टू डेफिसिट, और इसको हम लॉस भी बोल सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन हो चुका था, इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर साइड एंड राइट साइड इनकम साइड। हमने यहां पर अपने करंट ईयर के सभी खर्चे डेबिट कर देने हैं, मतलब एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करने हैं। इसके साथ साथ अगर कोई एबनॉर्मल लॉसेस हैं वो भी यहीं पे आ जाएंगे। करंट ईयर की जो इनकम है दैट इज अर्नड इन करंट ईयर, या फिर कोई एबनॉर्मल गेन्स है वो हम यहाँ पे इनकम साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब दोनों को कंपेयर करा जाएगा। लेट से इनकम है 10 लाख और एक्सपेंस है 8 लाख, तो यहां पर हमारा सरप्लस आ जाएगा 2 लाख का, और अगर उल्टा हुआ तो डेफिसिट आ जाएगा।
ठीक है। और जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो याद रहे कुछ प्रिंसिपल्स को आपने याद रखना है। यहां मैंने लिखा हुआ है एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है, जो खर्चे और जो इनकम्स इस साल एक्रू हो रही हैं आप उसी को यहां दिखाएंगे। कोई भी एक्सपेंस जो पिछले साल से बिलोंग करता है या अगले साल से बिलोंग करता है आप उसको यहां पर नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? ठीक है, जो इस साल में एक्रू हो रहा है आपने उसी को यहां पर दिखाना है। सेकेंड थिंग, आपने मैचिंग प्रिंसिपल यूज करना है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंस को आपने मैच करके सरप्लस और डेफिसिट निकालना है। अगर आप करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंस को मैच नहीं करेंगे तो सरप्लस जो आएगा वो डिफेक्टेड होगा या डेफिसिट आएगा वो डिफेक्टेड होगा। हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कहता है दोनों चीजें करंट ईयर की होनी चाहिए। और एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है, जो इस साल ड्यू हो चुके हैं, जो इस साल ऑन हो चुके हैं, उन्हीं खर्चे और उन्हीं इनकम्स को आपने यहां पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क। थर्ड इज बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट के ऊपर बात करी थी। बैलेंस शीट क्या होती है, जो बताती है हमें हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन, हमारी संस्था की सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, ये बताती है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल है और हमारी लायबिलिटीज कितनी है जो हमने पे करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, इसका फॉर्मेट वगैरह सब सेम होता है और ये जैसे बाकी नॉर्मल ट्रेडिंग का बिजनेस की बनती है ऐसे ही ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बनती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स लास्ट क्लास के थे जो हमारी एक क्लास हो चुकी है एनपीओ की। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में, या कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो पैसा आता है उसका सोर्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या करा जाएगा, एंड इट्स ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये कंसेप्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, मैंने सेल करी 2 लाख की, पैसा इससे भी आया। मैंने बैंक से लोन लिया, लोन टेकन 2 लाख का, पैसा इससे भी आया। पैसा दोनों से आ रहा है, सेल करके भी और लोन लेने से भी। अब मुझे पहले आप ये बताइए कि इन दोनों में फर्क क्या है। पैसा तो दोनों से आ रहा है, बताओ भाई क्या फर्क है। तो दीपक का आंसर बिल्कुल ठीक है, सेल। सेल ये हमारा रिवेन्यू है, दैट वी हैव अर्नड। ठीक है, ये हमारी अर्निंग्स हैं। लेकिन लोन जो लिया दैट इज अ लायबिलिटी, वो हमें वापस करना है। ठीक है, दैट इज नॉट आर इनकम। यही तो फर्क है। अकाउंट जब हमारे पास कोई पैसा आता है बस हमने यही देखना है कि वो पैसा या तो हमारी इनकम में जाएगा, और इनकम में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। पैसा आना, ठीक है, या तो इनकम है या फिर लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है ये कहां कहां से आता है। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ डोनेशन। ठीक है, आपने सुना ही होगा भाई, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन का हम ट्रीटमेंट क्या करें, क्या ये हमारी इनकम है या फिर ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, या फिर ये दोनों हो सकती है। इस पर लगाना है बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपने ये समझना है कि सबसे पहले आपने डोनेशंस को क्लासिफाई करना है 2 कैटेगरीज के अंदर। पहली क्लासिफिकेशन है इसका जनरल डोनेशंस, एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक डोनेशंस। इसको हम डोनेशंस या स्पेसिफिक फंड्स बोल सकते हैं और इसको हम जनरल फंड्स भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई इंसान आपको डोनेट कर रहा है कोई पैसा, आई रिपीट, अगर कोई इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा डोनेशन में देकर जा रही है और ये नहीं बता रही कि पर्पस क्या है, पर्पस नॉट स्पेसिफाइड,
तो आप उस पैसे को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. इट इज एन इनकम फॉर यू. इट इज एन इनकम फॉर यू. ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है कि अगर पर्पस स्पेसिफाई नहीं है तो वो पैसा आपके लिए, वो डोनेशन का पैसा आपके लिए इनकम होगा. हालांकि इसके अंदर भी दो लॉजिक्स लगते हैं कि डोनेशन अगर छोटा है तो इनकम मानो, बड़ा है तो इनकम मत मानो. लेकिन अभी यहां पर छोटे और बड़े की कोई डेफिनेशन नहीं है. मेरी संस्था के लिए 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अब बड़ी संस्था के लिए 50,000 बहुत छोटा सा अमाउंट है. तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आपने जनरल डोनेशन को, ठीक है, छोटे और बड़े के हिसाब से आप अपने आप ले लो. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस कि हम उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना क्या चाहते हैं, वो आपको क्वेश्चन ज्यादा बेहतर बताएगा. लेकिन अगर किसी भी डोनेशन का पर्पस क्लियर नहीं है कि वो डोनेशन कहां यूज करा जाएगा, तो आप उसको अपनी इनकम में दिखाएंगे. और इनकम दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, इसे नोट करिए. अब ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा नहीं आया तो आपने उसको अपनी इनकम में दिखाना है. लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन आया, स्पेसिफिक डोनेशन मतलब पर्पस ऑफ डोनेशन, पर्पस ऑफ डोनेशन इज स्पेसिफाइड. कई लोग डोनेशन देते हैं बिल्डिंग के लिए, कई लोग डोनेशन देते हैं कोई मैचेस हो रहे हैं, कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके लिए. तो वहां पर पर्पस स्पेसिफाइड है. फॉर एग्जांपल किसी ने कोरोना के लिए डोनेशन दे दिया, कोरोना वेलफेयर के लिए, तो वो पर्पस स्पेसिफाई है. वो पैसा केवल और केवल कोरोना पेशेंट्स के ऊपर ही लगाया जा सकता है, या उसी कैंपेनिंग पे लगाया जा सकता है, वो कहीं और लगाया नहीं जा सकता. तो अब बताओ वो इनकम होगी या लाइबिलिटी, जो पैसा आपको मिला, फटाफट बताइए. अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है ये थॉट क्लियर करने के लिए. मैंने आपको आपके बर्थडे पे 2,000 रुपए कैश गिफ्ट करे, तो आपके लिए वो इनकम है ना भाई, आप कहीं भी यूज करो. अब मैं नेक्स्ट डे आया, मैंने कहा ये लो 5,000, इसकी आप अपने लिए क्या लेकर आएंगे, बुक्स लेकर आएंगे. ये लो 5,000, इसकी आप अपने लिए क्या लेकर आएंगे, बुक्स लेकर आएंगे. इज दिस योर इनकम और नॉट? ठीक है, तो अब क्लियर हुआ. वो आपके लिए इनकम थोड़ी ना हुई. तो ऐसे ही, वही तो मैं कह रहा हूं, स्पेसिफिक डोनेशन है. आपको कोई काम करने के लिए पैसा देकर जा रहा है, दैट इज नॉट योर इनकम, नॉट एन इनकम. आप उसको आप अपनी इनकम में रिकॉर्ड नहीं करोगे. इट इज अ लायबिलिटी. इट इज अ लायबिलिटी. ये पैसा आपके लिए एक अमानत की तरह है जो आप यूटिलाइज करेंगे उस पर्पस के लिए. ठीक है, इट कैन ओनली बी अप्लाइड, इट कैन ओनली बी अप्लाइड for such purpose which is specified. ठीक है, अब आज मैं इनके आपको नाम बताने वाला हूं, ये डोनेशंस कैसे होते हैं. देखिए, लाइक टूर्नामेंट फंड्स. टूर्नामेंट फंड मतलब ये जो डोनेशन आएगा टूर्नामेंट फंड के लिए, वो टूर्नामेंट के लिए ही यूज करा जाएगा. क्रिकेट फंड, ये पैसा क्रिकेट के लिए ही यूज करा जाएगा. बिल्डिंग फंड, ये पैसा बिल्डिंग के लिए ही यूज किया जाएगा. डेवलपमेंट फंड,
ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए ही यूज किया जाएगा। ठीक है, आज की डेट में तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो रहा है, कोरोना फंड। तो ये पैसा सिर्फ कोरोना फंड में ही यूज करा जाए, कोरोना के लिए यूज करा जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, प्लीज सी नेक्स्ट वीडियो फॉर द सॉल्यूशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंड्स एंड जनरल फंड्स।